वॉइस जा रही है? माइक्रोफोन काम कर रहा है? बोर्ड की क्लैरिटी ठीक है? बोर्ड की क्लैरिटी ठीक है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया। बेटा अप टू लास्ट लेक्चर, अप टू लास्ट लेक्चर यानी कि कल संडे के इवनिंग वाला, जो आज नए स्टूडेंट होंगे या जिनका मिस हो गया होगा, सैटरडे को मैंने क्लास नहीं लिया था, वो क्लास को मैंने कंपनसेट किया था 4 to 5 संडे को। तो संडे को शेड्यूल नहीं है, लेकिन संडे को मैंने लेके कंपनसेट किया था, क्योंकि माय ऑब्जेक्टिव इज टू फिनिश योर कोर्स विद इन 4 आवर्स 4 मंथ। तो उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। जो बच्चे नए आज अगर जुड़े होंगे, वो टिचमेंट पे अपलोड है सारी क्लासेस पीछे की, उसको एक बार बेटा गो थ्रू हो लीजिएगा। और जो रनिंग में है, कंटिन्यूटी में है, वो भी देखते रहे, बार बार देखते रहे, कंसेप्ट बैठ जाएगा। फिर भी मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि हर पिछली क्लास का लिंक मैं नेक्स्ट क्लास में करूं। आइए अप टू लास्ट लेक्चर, अप टू लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैटरी सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। संडे की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने रिलेशनशिप्स टॉपिक मैंने शुरू किया था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में लंबा लेक्चर हुआ था, इसलिए मैंने आगे का वी और आई के रिलेशनशिप या वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा ग्राफ बने, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा, लिनियर होगा कि कैसा होगा, ये आज करना है। तो कल के लेक्चर में ये मैंने छोड़ रखा था। फिर एक बार मैं रिकैप कर दूं फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट कंटिन्यूटी, उनके लिए, कि हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आप लोगों ने देखा था कि ओम्स लॉ किस कंडीशन में वैलिड है। मैंने एक चीज बताया था बच्चों कि ओम्स लॉ वैलिड तभी है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर किसका कांस्टेंट है? कंडक्टर का। कंडक्टर क्या होता है मैंने बताया है, फिर अभी जस्ट रिपीट होगा। तो फिर से, एक क्लोज्ड सर्किट में या एक क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। कंडक्टर में, कंडक्टर में तो ओम्स लॉ ने एक रिलेशनशिप बनाया कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ये कैसे आया, ये कैसे आया बच्चों? V इक्वल टू आई आर, ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिराइव किया था, डिराइव किया था। इनडिड और इनफैक्ट इसको लोग रटते हैं, स्टूडेंट भी रटते हैं और रटवाते भी हैं, और इसका बहुत मल्टीपर्पज यूज है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। करेक्ट? चलिए, तो ये कैसे आया मैंने बताया था। इससे पहले वाला लेक्चर, संडे वाले लेक्चर को आप लोग एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, तो ओम्स लॉ यही है, डेफिनेशन मैंने बता रखा है, फिर रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ ने बताया, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। बट कंस्ट्रेंट्स इज, constraints or limitation is this law applicable only when temperature is the constant of the conductor। कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ये होगा। ये क्यों ऐसी बात बोल दी गई, ये अभी जस्ट प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा। करेक्ट? आइए थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बेटा बढ़ा दोगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, उनमें बहुत तेज वाइब्रेशन होता है, एक बहुत तेज एनर्जी डेवलप होती है, अपने ऑर्बिट को छोड़, न्यूक्लियस को छोड़ने करके ऑर्बिट में जंप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो एक डिस्टर्बेंस होती है। करेक्ट? चलिए आइए, अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे ओम्स लॉ का रोल कहाँ है, ओम्स लॉ का यूज कहाँ, वो भी देखेंगे। थोड़ा सा लेक्चर 1 से 1.5 घंटा हो जाए, घबराना मत, पानी वगैरह लेके बैठ जाओ, मम्मी पापा को बोल दो पीछे से आपको पानी दे करके ताजा किया रहे। करेक्ट? आइए, लेकिन अगर बोर होने लगना बेटा तो मुझे जरूर बताना, मैं क्लास को बंद कर दूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे बच्चों को हर चीज स्टेप बाय स्टेप, परत बाय परत बैठ जाए दिमाग में, रटना ना पड़े, और अपने से ऊपर की क्लास वालों के पढ़ाने की कैपेबिलिटी बिल्डअप कर ले। चले, मेरा ऑब्जेक्टिव है। आइए स्टार्ट करते हैं। वी आई रिलेशनशिप नाम ही है इसका, क्या बोला मैंने बेटा? वी आई रिलेशनशिप। ये दिख रहा है सबको? विजिबिलिटी ठीक है? ये हाइट ठीक है? ये चलिए, वी आई
ठीक है, वी आई, डिस्कनेक्ट करूं, मेरा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, फिर कनेक्टिविटी ले रहा हूं कि वी आई रिलेशनशिप दिख रहा है, क्लैरिटी ठीक है, स्पीकर काम कर रहा है, ओके। वी आई रिलेशनशिप, बेटा देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने बहुत ग्राफ बनाए होंगे, 9th में भी ग्राफ बनाए होंगे। यहां पे मैं एक्स और वाई एक्सिस की जब बात करूंगा तो थोड़ा सा आप लोगों से मैं चोरी करूंगा। क्या चोरी करूंगा कि कभी कभी आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जब ग्राफ बनाए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या लिनियर में किसी में, तो एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट रहते हैं या डिपेंडेंट। यहां पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोई इशू नहीं है। एक्स एक्सिस पे आप करंट को भी लेकर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे वोल्टेज को, या एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को और वाई एक्सिस पे करंट को, ठीक है। यहां पे मेजरमेंट पे अंतर नहीं आना है, करेक्ट। चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने कहा ये ग्राफ बनाऊं, ग्राफ कैसे, ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, ठीक है। इसको मैं बोलूं तो ये एक्स एक्सिस हुआ, लिखना पड़ता है बेटा, और ये कौन सा हुआ, वाई एक्सिस, करेक्ट, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज को करेंगे, ठीक है, वी को, वाई एक्सिस पे वी को, पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी, इसको पीडी भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, बताया था मैंने। एक्स एक्सिस पे हम प्रेजेंट करेंगे करंट को। आप देखते चलना, बहुत मजेदार है, इससे बहुत सारे पर्दे खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कहा पीटी के पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट। अब आपको एक कंफ्यूजन होती है कि नंबरिंग क्या करें एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। नंबरिंग हमेशा जो कंसेप्ट होते हैं उस कंसेप्ट में क्या चीज साइंटिस्ट ने दिया है उसके बेसिस पे की जाती है। सिंपल सी बात समझ लो, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन जरूर है, थोड़ा सा इसमें कुछ मैं चेंजेस करूंगा। अच्छा, मैंने कहा कि वाई एक्सिस पे वोल्टेज लिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, और एक्स एक्सिस पे करंट लिया। बेटा आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में V इक्वल टू आई आर। ये आर बहुत खतरनाक है, ये आर बहुत ही खतरनाक है, रेसिस्टेंस। उसमें देखेंगे कि पूरी कहानी इसी के लिए हो रही है। फिर से मैं पिछली क्लास को लिंक करता हूं। बेटा मैंने बताया था कि ओम्स लॉ में वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ती है, यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की होती है। लेकिन ये भी बताया था मैंने कि वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा। क्या मैं आर की बात किया था, रेसिस्टेंस की बात नहीं किया था। यहां पे जब कंडक्टर में करंट की फ्लो कराएंगे तो ये मान के चलते हैं कि रेसिस्टेंस जगह जगह नहीं बदलेगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं और बताता हूं, और इस ग्राफ में मैं प्रूफ करूंगा कि रेसिस्टेंस हर जगह कांस्टेंट आएगा। कहां पे आएगा, एक कंडक्टर के हर पॉइंट पे। एक कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर यहां से हाथ लंबा, हर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट की बात होती है। अगर रेसिस्टेंस जगह जगह बदलता रहेगा तो ओम्स लॉ में डिस्टरबेंस हो जाएगी। करंट, आइए यहां तक नहीं समझ में आया होगा, पिछली क्लास देख लीजिएगा, कोशिश करूंगा अभी समझाने की। मैंने कहा था बेटा कि जब V बढ़ेगा, जब V, और पहले V की बात मैं क्यों कर रहा हूं, आई की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। मैंने बताया था ना कि जनरली माना जाता है कि पहले मम्मी आई तब पापा आए, करेक्ट, ठीक है। तो पहले वोल्टेज, अगर मैं कहूं कि एक सर्किट है, मैंने बताया था अगर ये एक सेल है और सेल को एक मैंने करंट, एक सर्किट मैंने बनाया, क्लोज लूप बना दिया, करेक्ट, सिंपल सा भी, इसमें बहुत सी बाकी है, नाम ही समझो कि मैंने सर्किट है बनाया, पिछली क्लास में बताया था। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये सर्किट है, तो मैं कहूं कि अगर ये बैटरी सेल है और यही पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस, या यही वोल्टेज देती है, या यही सोर्स है, यही जनरेटर है, यही पावर हाउस है, यहीं से तो ऑन होने हैं। अगर इसको मैंने ऑन नहीं किया, कनेक्शन कट कर दिया, तो ये किसी काम का नहीं है। इसमें कोई कंडक्टर की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, इसमें जैसे ही केमिकल रिएक्शन, यानी कि सेल का केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगेगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि जब V वोल्टेज को जब मैं ऑन करूंगा तभी इसमें करंट फ्लो होगी।
तो इसलिए पहले वोल्टेज लिखा मैंने, बाद में आई लिखा। ये भी एक तरीका है। करेक्ट बेटा? ये तो कांस्टेंट है, इनको बोलेंगे कांस्टेंट। देखते रहो, फिजिक्स बहुत ही आसान चीज है और बहुत ही मजेदार चीज है। करेक्ट? तो मैंने कहा कि वोल्टेज बढ़ेगा, जितना तगड़ी बैटरी 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, उतनी ही तेज धारा। करेक्ट? उतनी ही तेज करंट। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। अब ये बताओ मुझे, तो पहले हमने वोल्टेज को लिया, पहला कंसर्न वोल्टेज से है, देन आई से है। करेक्ट? अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा कि अगर वोल्टेज, अगर मान लो 2 वोल्ट की बैटरी है एग्जांपल के लिए, तो करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। इसमें, इस सर्किट में। ठीक है भाई, ऐसे कर दें, कोई लोग सोचेंगे करंट का साइन नहीं हुआ। हमने एक ऐसे आइडिया के लिए बना दिया था, आपको डिस्कशन हो चुका है। मैंने कहा कि 2 वोल्ट की एक बैटरी को हमने यहां कनेक्ट किया, तो मान लो कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही इस क्लोज लूप में या सर्किट में या कंडक्टर में। करेक्ट? चलिए, तो मैं कहूं कि अगर इस तो 2 वोल्ट की बैटरी है तो 1 एम्पियर है। करेक्ट? और यहां पे क्या है, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में करंट बढ़ेगी, करंट भी उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी मतलब कि 4 वोल्ट का पावर दे दूं, 4 वोल्ट का सोर्स दे दूं, 4 वोल्ट का जनरेटर की सप्लाई दे दूं, 4 वोल्ट का पावर हाउस या मेंस लाइंस का घर में एंट्री करा दूं। करेक्ट? तो 4 वोल्ट कर दूंगा, तो जितना ये बढ़ा उतना ये, फिर समझो क्या रिलेशनशिप है, जितना ये बढ़ेगा उसी अनुपात में। अगर ये 2 गुना हो गया तो करंट भी 2 गुनी हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड मी। ठीक, चलिए, फिर मैंने कहा कि अगर इसका फिर 2 गुना मैं कर दूं, अगर मैं यहां पे 8 वोल्ट कर दूं सप्लाई, पावरफुल बैटरी, ऐसी सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हो, तो 4 से 2 गुना हो गया, तो ए भी 2 गुना हो गया, 4 एम्पियर। क्यों? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतने करंट बढ़ेगी उसी अनुपात में। तो अगर यहाँ पे 2 वोल्टेज से मान लिया बेस बना लिया 1 एम्पियर है, तो 2 गुना अगर वोल्टेज करूंगा तो पहले जितना थी करंट उसकी 2 गुना करंट बढ़ गई 2 एम्पियर। इसका 2 गुना मैंने फिर कर दिया 8 वोल्ट का, तो जितना पहले थी, जितना पहले करंट थी उसका 2 गुना करंट हो गई। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है। कुछ इस ग्राफ प्लॉटिंग में, नंबरिंग में ऐसे ही करूंगा। ठीक है, नंबरिंग करूंगा। चलो मैं मान के चलता हूं, इस ग्राफ में टेक्निक है। मैंने कहा कि नंबरिंग करता हूं, तो यहां पे तो 0 की बात हो गई। 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, कि यहां पे सोई हुई अवस्था है, बिल्कुल स्लीपिंग मोड है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो नो वोल्टेज नो करंट, नो वोल्टेज नो करंट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशन वगैरह के ग्राफ बनाते थे बेटा, चाहे सिंगल या डबल का, वेरिएबल का, तो उसमें ओरिजिन इसको कहते थे ना। अभी के लिए मान लो मैं भी ओरिजिन कह रहा हूं, नो वोल्टेज नो करंट, यानी कि नो वोल्टेज नो करंट मतलब ये बैटरी ही नहीं है, सेल ही नहीं है, तो कोई वोल्टेज नहीं है, कोई करंट नहीं है, यानी कि एक यूजलेस बस कंडक्टर है ना, लेकिन उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे हैं। आइए, तो इसको प्लॉटिंग करते हैं। मैं कह दूं कि चलो भाई, पहले वोल्टेज की बात करूंगा ना, क्योंकि वोल्टेज से ही करंट का लिंक है, वोल्टेज नहीं है तो करंट नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो वोल्टेज 2 वोल्ट इसी को लेते हैं, हमने 2 लिया, तो करंट कितना, एक पहला बेस आपको मानना पड़ेगा। ऐसे भी ले सकते हो बेटा कि अगर वोल्टेज 1 है तो करंट भी 1 है, फिर वोल्टेज 2 है तो करंट भी उसी प्रोपोर्शन में पड़ेगी 2, अगर वोल्टेज 3 है तो करंट भी 3। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 2 से स्टार्ट किया है तो ये ब्रह्मा का फैसला है कि 2 से ही होना चाहिए। ये किसी का कमिटमेंट है, कोई खास लोगों का कमिटमेंट है। दोस्ती में कमिटमेंट बहुत ही चलती है, जब कह दिया है तो कह दिया है, जाना है तो जाना है। करेक्ट? वैसा नहीं है, आप चाहो तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर, 2 वोल्ट 2 एम्पियर, जितना इसमें चेंज हो जाएगा उसी के समानुपाती चेंज किसमें होगा, करंट में होगा। प्रोपोर्शनल चेंज किसमें होगा, करंट में होगा। करेक्ट? चलिए, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मैंने ये 4 कर दिया, तो आप यही मैंने कहा था ना कि इसके दुगुना अगर वोल्टेज कर दिए तो यहाँ पे करंट भी कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे करंट, मैं क्या कहूं कि करंट यहाँ पे और बढ़ा दिया हमने, 6 वोल्टेज 6 कर दिया, तो करंट भी कितना हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 3। ठीक है ना, 3। और कैसे 3 अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं, यहाँ पे 8 कर दूं, अगर 8 कर दूं मैं तो उसका करस्पॉन्डिंग और बढ़ जाएगी। 8 कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब कहोगे सर जी 1 2 3 4
यहाँ पे 246 से लिए हो। मैंने कह दिया पहले ही कि आप चाहो अपना स्केल अपने हिसाब से चूज कर लो, जो हमें शो करना है उस पर फोकस करो, अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ ग्राफ बेटा देखो कैसे बनते हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक दो ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, तो मैंने कहा कि अगर एक बेस बना लिया कि 2 वोल्ट की बैटरी मान लिया कि 1 एम्पियर देती है, मान लिया 2 वोल्ट की बैटरी 1 एम्पियर करंट फ्लो करती है सर्किट में, मान लिया। तो अगर हम 4 वोल्ट की लगाएं तो जितना दोगुना किया ना मैंने वोल्टेज, तो दोगुना करंट 2 हो गई। अगर तिगुना कर दूंगा तो उसी अनुपात में करंट तिगुना हो जाएगी, 4 गुना 5 गुना, ये सेंस है। आ जाओ जरा ध्यान से अटेंशन दे दो। ये देखो बेटा, ये जितना 2 वोल्ट की बैटरी थी, 1 एम्पियर उसने करंट फ्लो किया। अगर इसका दोगुने पावर की मैंने बैटरी लगा दिया था तो करंट भी दोगुना हो गई थी। ध्यान दीजिए इस पे, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट उसी में। अगर हमने और बढ़ा दिया तो ये और आ गई, ये थोड़ा कॉर्नर रहेगा बेटा, ध्यान रखना। हमने इतना भी कर दिया इसको तो ये कहां पे पहुंच गए हम लोग, यहां पे पहुंच गए। ठीक है बेटा, जितने मेरे कॉर्नर्स हैं उसको इस तरह से पॉइंटिंग कर लिया मैंने, और जितने हमारे पॉइंट्स आए, कॉर्नर आए, एक्स और वाई के कॉर्नर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के कॉर्नर, उस सबको मैंने मिला दिया। अब देखना, सबको मैंने मिला दिया। कुछ कुछ टीचर्स, कुछ बुक्स ऐसे भी करती हैं, कैसे, सिर्फ यहीं से मिलाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाएंगे, सिर्फ यहीं पढ़ाएंगे। थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया ना, ये टेढ़ा नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन मैं कहता हूं कि यहां से बढ़ाओ, यहां से बढ़ाओ। ठीक है, कहां से बढ़ाओ, यहां से बढ़ाओ। क्यों, यहां पे एक लॉजिक है, वो भी गलत नहीं है लेकिन लॉजिकली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करने वाला है। क्यों यहां से, क्योंकि भाई हम तो इनिशियल स्टेज सेलेक्ट चल रहे हैं ना, मान रहे हैं कि इसमें बैटरी अभी हमने नहीं जोड़ा है, इसमें सेल नहीं जोड़ा है, तो 0 लेवल पर रहेगी। जैसे सेल जोड़ देंगे, जितने पावरफुल सेल जोड़ेंगे वो जितना करंट दे देगी उसको बेस मान लेंगे, और वैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगी। इसलिए मैंने इसको कहां से लिया, 0 से लिया। 0 मतलब इनिशियल स्टेट से लिया, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्या निकला बेटा, ये कौन सा है, ये सीधा आएगा, मेरा टेढ़ा आएगा, मैंने हाथ से खींचा है, ग्राफ पे करोगे सही आएगा। ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या बनी, स्ट्रेट लाइन। यहां तक समझ में आया, स्ट्रेट लाइन बनी। स्ट्रेट लाइन, अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स को यहां लिंक करूं, थोड़ा सा मैं इसमें मैथमेटिक्स को लिंक करूं, तो लीनियर इक्वेशन की बात होती है ना, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। अच्छा चलिए, तो यहां छोड़ देते हैं, हमने जस्ट अटेंशन कराया कि मैथ से भी इसका लिंक है, चाहो तो ये बोलो चाहे तो स्ट्रेट लाइन बोलो, बात एक ही है। जो मुझे इसमें बताना है, रिसर्च करना आपको जरा ये है, ध्यान करिए, ध्यान करिए ध्यान करिए कि अगर ये हमारा है तो मैं एक चीज मिलाने वाला हूं रेड पेन से। इसको जो डॉटेड मैंने किया है ना, इसको अब देखो मैंने रेड पेन से मिलाया इसको। ठीक है बेटा, और ये तो मान लो ब्लू है, इसको भी मान लो ऐसे। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल की शेप में बन गया, यानी एक सक्सेस, यानी करंट और जो ये बीच का आया, इसका भी नाम नहीं बताऊंगा, इसका भी नाम नहीं बताऊंगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन आई ये है क्या। अगर स्टार्टिंग में याद करो तो मैंने हिंट किया था, चलो बता दें, इनकी बात कर रहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी आई ग्राफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और आई का ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, एंड करंट का ग्राफ रिजल्ट के रूप में क्या देता है। तो ये ग्राफ रिजल्ट के रूप में एक स्ट्रेट लाइन दिया। इनका नामकरण करेंगे अभी, अभी इनका नामकरण, अभी नामकरण संस्कार अभी करते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है, अच्छी बात आई है। इन दोनों के बीच में एक एंगल बना बेटा, देखो ये थीटा एंगल कह देंगे, करेक्ट। ये कौन सा एंगल है, थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री 9th में शायद होगी मेरे ख्याल से, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे या 10th में पढ़ेंगे, या 8वीं में आप भी पढ़े होंगे सभी लोग, सीबीएसई वाले आईसीएसई वाले भी, दोनों 8वीं में। एक एलिमेंट्री चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। बेटा एक चीज बताओ, वैसे तो मैं पूछूं कि ये एंगल कौन सा है तो आप कहोगे कि राइट एंगल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये परपेंडिकुलर है, और इसको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हाइपोटेनियस। तो मैं कुछ नाम दे दूं, मैं कुछ नाम दे दूं, ये बेटा हाइपोटेनियस कह दें, ये परपेंडिकुलर, और इसको मैं बी कह दूं बेस। और एक चीज आप जानते हो बच्चों कि जो एंगल है इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर कहलाता है, अपोजिट साइड वाला, और जिसपे ये खड़ा हो उसको बेस कहते हैं, और बेस और परपेंडिकुलर को मिला दो तो हाइपोटेनियस कहते हैं। ये तो सबको पता है, ये तो मैंने आपका दिमाग को चाटा झूठ है, करेक्ट। आओ जरा जगह पे आ जाओ।
मैंने कहा कि क्यू के अपोजिट परपेंडिकुलर है। एक चीज बताओ, मैं स्लोप निकालना चाहूं, स्लोप क्या होता है भाई? ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे या ट्रिग्नोमेट्री में भी एप्लीकेशन है। मैं अगर स्लोप निकालना चाहूं, किसका स्लोप? ध्यान से, यहां से एकदम ध्यान अटेंशन कर लीजिए। किसका स्लोप? जो मैंने रिजल्ट निकाला है ना, इसका स्लोप। ये जो रिजल्ट निकाला है ना, मैं इसका स्लोप। और वैसे जो ट्रायंगल तो यहाँ पे हजारों बन जाएंगे, मैं तो जगह जगह स्लोप निकाल दूंगा। मैं तो ऐसे भी स्लोप निकाल दूंगा, ऐसे भी एक स्लोप निकाल दूंगा, ऐसे भी एक स्लोप। देखो, यहां से लेके यहां पे भी एक स्लोप हो गया, और एक यहां से यहां पे भी हो गया। तो हम निकाल रहे हैं स्लोप। स्लोप मतलब कि क्या? tan थीटा, टेंजेंट। तो अगर मैं स्लोप बोलूं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे SLOP, तो क्या समझेंगे? टेंजेंट। और टेंजेंट बोले तो ये दिख रहा है, ये विजिबल है, दिख रहा है क्लियर? थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा लिखूंगा आज, बच्चों को दिक्कत तो नहीं समझने में। चलिए, तो मैं कहूं कि स्लोप की बात करेंगे, SLOPE, और स्लोप बोले तो टेंजेंट की बात होगी। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलिए, टेंजेंट। और टेंजेंट में बोलूं तो ये टेन थीटा की बात कर रहा हूं मैं। टेंजेंट बोलूं तो टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं P अपॉन B। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, P अपॉन B। अच्छा, ये मैंने क्या लिख दिया? P अपॉन B लिखा। जरा देखो क्या मामला है। ये P है ना बेटा, ये P है, P है। ये मैं पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर का मेजरमेंट कितना है, साइज कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 8। आप यहां से लेके, यही ना मेजरमेंट है, आप क्या बोलोगे कि इसकी जो लेंथ है कितनी है? तो यहां, अच्छा 8 आ गई। करेक्ट, क्या बोलेंगे आप? 8 आ गई। अच्छा, मैं पूछूं कि यहां से यहां तक की मेजरमेंट कितनी है, यहां से यहां तक का मेजरमेंट कितना है, तो क्या बोलोगे बेटा? 4। ये 4 है, ये 4 है, और इनका मेजरमेंट ये बताएगा 8। यहां तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से कि ये कितना है यहां से यहां तक, तो आप कहोगे कि 2। और मैं पूछूं कि यहां से यहां तक कितना है, फिर से यहां से यहां तक कितना है बेटा, मिटा दूंगा फिर मैं, यहां से इतना 2। और मैं फिर यहीं से पूछूं कि ये यहां से कितना है, आप 4 कहोगे। और मैं ये पूछ दूं कि इनके बीच में कितना दूरी है, 2। तो ये कैसे आया? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यानी कि ये पूरे में से या तो ये निकाल दो तो ये मिल जाएगा। ध्यान से देखो, इसका भी डिस्टेंस 2 ही है, 6 माइनस 4। सिर्फ इसको मैं पूछूं तो कहोगे 2, सिर्फ मैं इनके बीच की दूरी पूछूं तो सिर्फ 2, यही कहोगे ना? अच्छा, ये बात समझ में आ गई? या मैं पूछूं यहां से यहां तक, मैं पूछूं कि भाई इनके बीच की दूरी बताओ, यहां से यहां के बीच की दूरी, तो आप यही कहोगे ना, पूरा 8, और यहां से 2, तो बीच में हुआ कितना? 8 माइनस 2, 6। कहां से कहां 6 हुआ? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। मैं पूछूं कि यहां से यहां तक दूरी कितनी है, तो पूरे में से 8 में से ये दूरी निकाल दोगे 6। ये मैं क्या बोल रहा हूं? बस एक सेकंड इंतजार कर लो, ये बहुत ही अच्छी चीज मैं बोल रहा हूं, ठीक है? करेक्ट। चलिए, हम निकालेंगे P अपॉन Q। तो P पे मैंने क्या माना है? वोल्टेज। P पे मैंने क्या मेजर किया है? V। तो मैं ऐसा लिखूंगा प्यारे बच्चों कि P अपॉन B। मैं फिर दोबारा यहां रिपीट कर दूं, P अपॉन B। तो P के बीच के हम डिफरेंसेस को निकालना चाहें, यहां से यहां के बीच में, तो ये कौन सा डिफरेंसेस है? मैं पूछूं कि एक्चुअली में देखो, तो हो तो रहा है यहीं से, मेजरमेंट तो यहीं से हो रहा है ना, मेजरमेंट तो यहीं से हो रहा है, तो कुछ लोग यहीं पे थीटा बना देते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? वो भी सही है। तो मैंने कहा कि इसके बीच में मैं कह दूं तो 8 माइनस 2, और डिवाइडेड बाई, ये मैं पूछूं वोल्टेज कितना रहा यहां से यहां का, तो 8 माइनस 2, और 8 माइनस 2 रहा, और मैं पूछूं कि नीचे वाला का डिफरेंस कितना रहा, परपेंडिकुलर का तो आपने निकाल दिया, तो बेस का निकालो, तो आप क्या बोलोगे? 4 माइनस 1। अब 4 माइनस 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 है, लेकिन हमारा वोल्टेज तो यहां से शुरू हुआ है ना, हमारी करंट यहां से शुरू हुई है, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, ठीक है? फिर से, अब चाहो तो यहां से भी कर करके इसके पैरेलल यहां से करके एक टेंजेंट यहां से निकाल दो, बात एक ही है, या यहां से निकाल दो, बात एक ही है। ज्यादा मेरे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये लो, ये लो। अगर आप कंफ्यूज हो, खेलने की चीज है फिजिक्स में,
ये लो, ये दोनों के बीच का थीटा हुआ, ये निकल गया। अब बताओ मैं पूछूं कि यहां से यहां कितना है, तो यहां से है ये पूरा का पूरा 4 है, इसमें से 1 निकाल दोगे तो ये वाला बेस मिल जाएगा 4 माइनस 1। यहां से यहां पूरा निकल जाएगा, यहां से यहां पूरा 8 है, तो हमें यहां से यहां लेना है ना, 8 में से 2 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 6, ऐसे समझो चाहे ऐसे, और नीचे आया 3, ये मैं कैंसिल कर दूं तो 2 आया, 2 आया, तो P अपान बी 2 आया। फिर से जरा एक नजर डालो बेटा, ये वाला क्या चीज मैंने लिखा, ये लास्ट वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, यानी कि V2 माइनस V1 लिखा, और इसको मैंने क्या लिखा, अगर ध्यान से देखो कि लास्ट करंट माइनस इनिशियल करंट, तो लास्ट करंट I2 मैं कहूं अंतिम को I2, और इनिशियल में 1 रहा, 0 नहीं लिखा मैंने, 0 लिखता जब यहां से करता। अब मैं ग्राफ को यहीं से ले लिया, तो मेरा स्टार्टिंग यहां से है और स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए यहां से है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि मैंने ग्राफ क्यों चेंज किया, हमने दोनों रास्ते बताए, कहीं से यहां से भी बन सकता है और कुछ लोग यहां से भी बनाते हैं, दोनों बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप ओरिजिन से लेके चलते हो या इनिशियल 1 से लेके चलते हो, कि वोल्टेज 2 से लिया है तो करंट 1 आई है, आपके ऊपर है, दोनों बात सही है। चलिए, तो मैंने कहा कि ये I2 हो गई, V2, तो ध्यान से देखो बेटा, P अपान B क्या हुआ, V2 माइनस V1 अपान I2 माइनस I1। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये हुआ, मेरी बात से अगर आप सहमत हो, सेटिस्फाइड हो, तो V1 अपन V2 एक्चुअली में है क्या, V1 अपन V2 एक्चुअली में है क्या? तो कहोगे कि सर जी ये तो बहुत अच्छी से मैं जानता हूं, ये है वोल्टेज, वोल्टेज, अच्छा, डिफरेंस इन वोल्टेज, और ये डिफरेंस इन करंट, ये करंट है। अब बताओ वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट अगर आया तो वोल्टेज और करंट के बाद क्या बचा, रेसिस्टेंस ही तो बचा। वोल्टेज और करंट अगर आप फाइंड कर लिए तो वोल्टेज अपन करंट आर आया, कैसे आया, क्या मैंने रट के बोला, नहीं, याद करो पिछला लेक्चर, V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, और R अगर मैं निकालूंगा तो V I किसके नीचे जाएगा, I के। तो इसी तरह का जब यहाँ रिलेशनशिप हमारे पास आ गया है, ये V है और ये I है, V अपन I क्या होता है, R होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 आया ना, ये क्या आया, R आया, ये 2 आया, R आया, R आया। तो V और I का रिलेशनशिप मैंने बिल्डअप किया, तो रिजल्ट के रूप में ये स्ट्रेट लाइन आई। स्ट्रेट लाइन क्या बिलोंग करती है, रेसिस्टेंस के पोजीशन को बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां 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 यहां, चाहे जहां भी तुम रेसिस्टेंस को मेजर करो, निकालो, इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसीलिए ओम्स लॉ में मैंने कहा था कि रेसिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट मान के रिसर्च किया गया है। V इक्वल टू आई आर में R क्या है, कांस्टेंट है। आप कहोगे सर एक ही चीज से मैं मान लूं क्या, आप कहोगे सर जी आपने 2 निकाल दिया तो मैं मान लूं क्या कि हर जगह 2 होगा। मैंने कहा कि बेटा हाँ, कैसे होगा देखो, चलो मैंने कहा कि अब मैं कहूं बेटा कि चलो यहां का निकालते हैं, यहां का क्या निकालते हैं, अब ये क्या है बेटा, पूरा R है, तो यहां V और I, V और I, V और I, हर पॉइंट पे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट पे जब तुम V अपन I निकालोगे बेटा तो R 2 ही आएगा। कैसे आएगा जरा देखो, अब ये कार्टूनगिरी मैं बंद कर दूं यहां से, चलिए इसको मिटाता हूं, ठीक है, कैसे आएगा, चलो मैं इसका निकालता हूं, किसका निकालता हूं, इसका निकालता हूं। ये बेटा यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस है, 4, ये कितना है यहाँ पे 4, यानी कि परपेंडिकुलर अगर मैं इसको मान लूं इस पॉइंट के लिए तो ये 4, ये 4 हुआ, तो 4 है ना, तो हमारे पास V कितना आया, लास्ट वोल्टेज कितना है 4, और इनिशियल कितना है 0, इनिशियल कितना है 2 इनिशियल क्यों ले रहा हूं बेटा, क्योंकि अब मैंने यहां से सेटिंग किया, यहां से अगर मैं यहां खींच के लाता यहां से तो इनिशियल 0 ले लेता, तो 4 माइनस 2। करेंट फाइनल कितनी है, कहां की फाइनल, ये वाली नहीं, ये पॉइंट का निकाल रहे हो तो इनका वोल्टेज और इन्हीं का करंट, तो अंतिम करंट कितनी है बेटा 2,
और इनिशियल I2 कितना, I1 कितनी है बेटा 1, तो 4 में से 2 गया कितना हुआ 2, और 2 में से 1 गया कितना हुआ 1, इक्वल टू 2, और यही R है। देखो बेटा इस पॉइंट पे भी वही आया, रेसिस्टेंस कितना आया, किसका रेसिस्टेंस, एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना आया, इतना आया। चलिए अब कहोगे सर जी ना मैं नहीं मान सकता, ये 2 पे तो मैं मान ही नहीं सकता, मैं बहुत जिद्दी इंसान हूं, है ना, आर्यन और अंकित की तरह मान नहीं सकते। मैंने कहा अच्छी बात है, जो नहीं मानोगे तो मैं आपको मनवा दूंगा। कैसे, आप कहोगे सर ये तो कर दिए बीच वाला, क्या पता कुछ मामला होगा, इसको करके बता दो। यहां बताओ किसका, इसका, कि इस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट हैं वो सबके रेसिस्टेंस बराबर होंगे। ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, तभी V और I में रिलेशनशिप बनेगा, तभी वो कंडक्टर ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। ओमिक अभी आधे घंटे में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप बना, सर जी यहाँ पे बता दो। मैंने कहा कोई बात नहीं करे बच्चों, इसकी बात कर रहे हो ना, तो अब हम किसको लेंगे, इसको लेंगे ना। इसकी डिस्टेंस कितनी है, या मैं ये कहूं कि V2 कितना है, V2 मतलब लास्ट वाला वोल्टेज 8 है, और V1 कितना है, 0 ले लो, नको 0 नहीं, ये गलत कर दिया, 0 नहीं 2 से स्टार्ट है, तो 2 ले लिया भाई। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट किया था। करंट जब यहां की बात कर दिए तो ये वाले की हिसाब करेंगे ना, ये वाले, और ये वाले मतलब ये, तो फाइनल 4 था बेटा, और इनिशियल कितना था 1, तो 8 - 2 6 आया, 4 - 1 3 आया, 3 2 जा 6 आया, यही R है। हो गया ना। अब मत कहना कि किसी इस V और I ग्राफ का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे यानी स्ट्रेट लाइन पे जहां जहां ये चीजें हैं वहां सब जगह R कांस्टेंट होगा। इसीलिए ओम्स लॉ ने ये एक कंडीशन लिमिटेशन लगा दी थी। कहते हो ना कि समान ताप और दाब पे, पढ़े हो ना फिजिक्स में, हिंदी में, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन प्रेशर, तो प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ ने कहा था रिसर्च करके, वो अपने कंस्टेंट मतलब लिमिटेशन, कंस्टेंट लिमिटेशन बताया था कि रेसिस्टेंस हर जगह कांस्टेंट ही होगा। किसका, जिस कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फ्लो करा करके वोल्टेज और करंट नापने चल रहे हैं, उस कंडक्टर में टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर बदल जाएगा तो उसका मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति बदल जाएगी, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आपने देखा कि हर पॉइंट पे R यानी कि कांस्टेंट है। तो ओम्स लॉ ने कहा था कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/R ये R को कांस्टेंट माना गया था, है ना। बात समझ में आई। तो ये आपका रहा, प्रूफ हो गया कांस्टेंट। थोड़ा सा हाँ सर रेसिस्टेंस की कोई यूनिट नहीं होती है? होती है बेटा, आते हैं ओम, अभी आएंगे, डोंट बोलो। तो चलो यहीं पे कह देते हैं ये रेसिस्टेंस। तो मैंने रेसिस्टेंस की बात की, कहां गया रेसिस्टेंस, कहां गया, ये है। इस रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और सिंबल होता है ऐसे। अब इससे अच्छा ही बना लेना भाई, ठीक ना, थोड़ा सा और प्यार से बनाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ओम। ठीक है, अभी रेसिस्टिविटी की बात करेंगे। बेटा लिंक खत्म मत करना आप लोग, एमबी वगैरह चार्ज करा लो, आज छोड़ूंगा ना, आज पूरा पढ़ा के छोड़ूंगा जितना सोचा हूं। यानी कि अब देखो, अब जरा अटेंशन ले लो, 1 मिनट कंसंट्रेट हो जाओ। इतनी मेहनत का रिजल्ट क्या निकला, इतनी मेहनत का रिजल्ट यही निकला कि जो V और I का ग्राफ हमें देता है वो क्या देता है, रेसिस्टेंस, जो मैं छुपा के रखा था। यानी कि ये V और I का जो ग्राफ बना है ये रेसिस्टेंस रिजल्ट के रूप में देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा जाता है, आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि V और I का रिलेशनशिप यानी V और I के ग्राफ क्या देता है, क्या प्रदर्शित करता है, क्या एक्सप्लोर करता है, तो बोलोगे रेसिस्टेंस। और वो रेसिस्टेंस जहां का हर पॉइंट पे अगर मेजर करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। इफेक्टिंग नहीं कर रहा हूं बेटा, अफेक्टिंग, अफेक्ट नेगेटिव होता है, अफेक्ट मतलब बुरा प्रभाव, है ना, इफेक्ट का मतलब ठीक ठाक, पॉजिटिव वर्ड है, अफेक्ट नेगेटिव है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, किसका रेसिस्टेंस, जिस कंडक्टर की बात करें उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अभी छोड़ देता हूं, जिसको समझना समझेगा। मैं यहां पे लिखता हूं कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर
ये दिख रहा है बड़ा बड़ा फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को, और किसके रेसिस्टेंस को, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री भी नहीं होते हैं, सब फ्री नहीं होते हैं, कुछ ही फ्री होते हैं, लेकिन मैक्सिमम फ्री होते हैं, है ना, तभी उसमें कंडक्टिंग के करैक्टर आएगा, करंट फ्लो करेगी, ये बता चुका हूं, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसके रेसिस्टेंस को कौन कौन से चीज है जो अफेक्ट करते हैं, तो बेटा सबसे पहला टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप, बेटा नोट मत करना क्लास में कभी भी, क्लास पे अटेंशन करिए, वीडियो पॉज करके आप लिखते रहना। दूसरा क्या अफेक्ट करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे आएंगे, दूसरा अफेक्ट करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, LENGTH, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर कौन होते हैं, नॉन कंडक्टर मैंने लास्ट क्लास में बताया था जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काम लायक नहीं होते। फिर से हर चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हर चीज में एटम होता है, लेकिन किसी में इलेक्ट्रॉन फ्री काम लायक होते हैं और किसी में बिना काम लायक, मतलब जितने एटम होते हैं, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही लगभग नेगेटिव तो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो फ्री नहीं हो पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं, तो फ्री वाली की संख्या ज्यादा होगी ना, और इतनी ज्यादा हो गई कि सोर्स सप्लाई हमने दिया तो फ्री होकर के सर्किट में घूमने लगते हैं, करंट का फ्लो करते हैं, इस बात होती है। थर्ड क्या होगा बेटा, फर्स्ट क्या था, टाइप ऑफ मटेरियल, सेकंड था लेंथ ऑफ कंडक्टर, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है थिकनेस, थिंक नहीं, थिकनेस, थिक भी नहीं, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। थिकनेस का मतलब क्या हुआ, THIC के, ध्यान देना, थिकनेस, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर मोटाई और पतलाई, मोटाई और चौड़ाई, थिकनेस ऑफ कंडक्टर पे भी फर्क पड़ता है। अगर ये थीन होगा, थीन मतलब पतला, थीन का मतलब पतला और थिक का मतलब थोड़ा सा मोटा, तो पतला कंडक्टर, जैसे मैंने कहा कि अगर ये थीन है, ये थीन है, अगर मैं एक थिक बना दूं, ये लो, ठीक है, ये मोटा बना दिया, ये क्या है, THIC के, तो मोटाई और पतलाई पे भी फर्क पड़ता है। सोचो आपका दोस्त बहुत मोटा कोई है, आप उसको दौड़ा के देख लो, उसको दौड़ा के देख लो, गिर जाएगा। लेकिन अगर दोस्त पतला है, अगर आर्यन पतला है, तो उसको दौड़ाओ तो बहुत तेज दौड़ेगा, है ना, घुटने पे बल, घुटने पे चोट कम आएगा, एग्जाम्पल। तो डिपेंड करता है, ये बताऊंगा अभी कि पतला और मोटा का भी फर्क पड़ता है, किस पे कंडक्टर पतला है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, मोटा है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये अभी डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। चलिए चौथा क्या है बेटा, चौथा किसका असर पड़ता है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, TEMP शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, बार बार रिपीट किया मैंने। एक कंडक्टर है, इसमें कहीं से हिट कर दीजिए, हिट कर दीजिए, तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे मैं कहूं कि टेम्परेचर और रेसिस्टेंस में क्या फर्क है, टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपके घर की वायरिंग, तार गर्म होकर ब्लास्ट कर जाता है तो क्या होता है, रेसिस्टेंस उस तार में ज्यादा, यानी कि अपोजिट करने वाले एटम, इलेक्ट्रॉन किससे लड़ता है, एटम से, तो एटम से लड़ता है, तो अगर एटम ही सिर्फ भारी पड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन कितनी बार लड़ते लड़ते रेसिस्टेंस होकर के हीट एनर्जी निकलेगी तो तार फट जाता है। तो वही कहते हैं कि गुड कंडक्टर नहीं है, तो गुड कंडक्टर में इस तरह का रेसिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में उससे भी कम, बैड कंडक्टर यानी कि नॉन कंडक्टर में बिल्कुल नहीं, और सुपर कंडक्टर की तो बात ही अलग है, बताऊंगा सुपर कंडक्टर कंडक्टर से कैसे बेहतर और डिस्टिंग्विश होता है, कौन से फैक्टर है, अभी बात करेंगे। आओ, तो मैंने कहा कि रेसिस्टेंस मतलब विरोध करने की क्षमता, तो जिस तार में, जिस वायर में विरोध करने की क्षमता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेसिस्टेंस का मतलब विरोध करने की क्षमता, करेक्ट, कल बताया था मैंने, तो इसका फर्क पड़ता है। और थिकनेस ऑफ कंडक्टर का मतलब जितना पतला होगा, एक चीज बेटा मैं यही बता दूं, किसी वायर में, इस वायर में मोटाई पतलाई का कोई बहुत फर्क नहीं है, किसका, करंट का, करंट जितना यहां होगी उतना यहां, उतना यहां, जितना यहां उतना यहां, उतना वहां, यानी कि करंट का मोटा पतला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रेसिस्टेंस का मोटा पतला से लेना देना है। इसकी लेंथ बड़ी है, देखो इसकी लेंथ कितनी है, बड़ी है, यहां से यहां तक है, और इसकी लेंथ छोटी है, मोटाई की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना लेंथ की, इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है,
आपसे कहा जाए कि यहां से यहां तक चलो, लंबी दूरी तय करो, तो थक जाओगे, और मैं छोटी दूरी कहूंगा कि बेटा तय कर लो, तो आप नहीं थकोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में लंबी छोटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है भाई। बीच बीच में यमराज बैठे हैं, एटम बैठे हैं, लड़ लड़ के गिरता है। कल बताया था मैंने ये कैसे गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, कैसे उठता है, तो यहां पहुंचता है। तो जितनी लेंथ बड़ी उतने ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम। कम मतलब कि उनकी स्पीड, करंट का फ्लो उतनी ही बेहतर नहीं होगा। तो इतनी दूरी तय करने में फर्क पड़ता है किसका? तो जितना दूर चलेगा, जितना लंबा तार होगा, उतना रेसिस्टेंस। मान लो आप घर में बिजली चोरी से जलाते हो, खंभा तार नहीं है, अब क्यों ना भाई, अगर बाहर घर पापा ने बनवा दिया है, वहां पे बिजली की नहीं है, 1 किलोमीटर से तार खींच के लाए अपने घर में, उसकी वोल्टेज देखो, करंट देखो, और जो बगल में ट्रांसफार्मर किसी के पड़ोसी के मकान में देखो, फर्क पड़ेगा। क्या है? रेसिस्टेंस। जितना लंबा तार उतनी ही दूर इलेक्ट्रॉन को चलने में एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, करते करते बहुत ही कम क्षमता एंड पॉइंट पे, घर के आपकी वायरिंग तक लेके आता है। तो डिस्टेंस या लेंथ का फर्क पड़ता है कैसे? रेसिस्टेंस पे, है ना। जितना दूर होगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक उतनी क्वालिटी कम होगी। जितना डिस्टेंस कम, जितना लेंथ कम, उतना रेसिस्टेंस भी कम। ये बात समझ में आ गई? कैसे? मैंने बताया। लेंथ ऑफ द कंडक्टर बता दिया, थिकनेस, मोटाई और पतलाई का जरा देख लो क्या फर्क पड़ता है। बेटा ये पतला रहेगा ना, तो इसमें कितने करंट, अगर मैं कहूं कि इसमें 1 ट्रिलियन पास होते हैं, तो ये चौड़ा रहेगा, तो इसमें डेंसिटी कम रहेगी ना, इसमें और ज्यादा पास ऑन होंगे। यहां पे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, कई करोड़ों को इसमें घुसाओ तो उतने आसानी से नहीं जाएंगे। लेकिन इसका अगर एरिया, क्रॉस सेक्शनल, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बड़ी है, तो अगर क्रॉस सेक्शनल बड़ी है तो रेसिस्टिविटी उसकी कम होगी। रेसिस्टिविटी पे अभी आएंगे, अभी थोड़ा इतना सब्र कर लो। और मटेरियल, गुड कंडक्टर। और गुड मटेरियल किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने की कैपेसिटी हो। और किसमें कैपेसिटी होती है? जिसमें रेसिस्टेंस कम हो। यानी कि यहां से यहां तक चलने में रेसिस्टेंस लग जाएंगे, लेकिन ऐसा तार जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से जाए और आए, वो किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे, यानी कंडक्टर के विरोध करने की क्षमता पे। किसी कंडक्टर में ज्यादा रेसिस्टेंस लगता है तो उसमें सप्लाई कम जाएगी। ये मतलब क्या हुआ? ज्यादा रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? कि फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें कम है। अगर इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जितना होंगे उतने कम रेसिस्टेंस करना पड़ेगा, और किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो फिर कहोगे कि सप्लाई ठीक नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के कैरेक्टर में, गुड क्वालिटी के मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होते हैं, रेसिस्टेंस उसका कम होता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। अब रेसिस्टेंस का मैंने नाम लिया बेटा, तो रेसिस्टिविटी की जरा बात हम कर ही लें। अच्छा, रेसिस्टिविटी का भी नहीं, तेरे इसमें बाकी है। अरे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं भाई, इसमें तो जो मेन क्रक्स है मुझे याद आ गया, मैं तो भूल रहा था कि करना क्या है। आइए, मैंने कहा कि जरा देखो इसी पे खींचते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल और लेंथ ऑफ कंडक्टर। मैंने कहा लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा मैं कहूं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है, ठीक है। आर देखो ध्यान से, फर्स्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या कि जितना लंबाई बढ़ेगी उतना रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जितना रेसिस्टेंस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो कम होंगे और इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करेगी, कम पोटेंशियल की कम वोल्टेज, करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो दूसरा मैंने कहा कि ये ओम्स लॉ का ही पार्ट है, कोई अलग से नहीं बता रहा हूं। दूसरा मैंने कहा कि आर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, यानी मोटाई की बात कर रहा हूं। जितना मोटाई होगी, क्यों ना मोटाई हो बेटा, ये 1/a कैसे है? डिनोमिनेटर में है, 1 में मान लो a 2 है, कितना आएगा रिजल्ट? 0.5, यानी r कितना आया? ये r आया। अगर इस डिनोमिनेटर को और बढ़ा दूं, 1/5 कर दूं तो 0.2 आएंगे। देखो जैसे जैसे एरिया में बढ़ा रहा हूं, रेसिस्टेंस वैसे वैसे कम हो रहे हैं, जैसे जैसे एरिया को मैं बढ़ा रहा हूं रेसिस्टेंस कम हो रहा है। यानी कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं, मोटाई की बात कर रहा हूं। जितना मोटाई रहेगा तार, जितना तार मोटा रहेगा, उसमें रेसिस्टेंस यानी कि विरोधी तत्वों की क्षमता का असर कम होगा, मोटा मोटी जाऊंगे। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये अब दोनों को मैं मिला दे रहा हूं, कंबाइंड कर रहा हूं। कंबाइंड में कर दूं ऐसे मल्टीपल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आर एल अपॉन ए, करेक्ट। क्या हुआ? आर हुआ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। इस पर रिसर्च कर लो। मैंने कहा कि ये दिख रहा है बेटा, छोटा तो नहीं है, है? अगर लेंथ बढ़ी
तो देखो ये ऊपर है, इसको मैं तोड़ता हूं बेटा, इसको दो टुकड़े में करता हूं समझाने के लिए। ये किससे बना है? आर एल से बना है, और एक किससे बना है? 1/a से। जितना लंबाई बढ़ाओगे उसी अनुपात में रेसिस्टेंस बढ़ेगा, दिखाया मैंने, करेक्ट। और ये डिनोमिनेटर में है, ये जितना बड़ा होगा ये आर उतना ही छोटा होगा, और ये जितना छोटा होगा आर उतना ही बड़ा होगा। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला हो गई तो रेसिस्टेंस उस तार का ज्यादा होगा, और क्रॉस उस तार की मोटाई बढ़ गई तो रेसिस्टेंस कम होगा। ये इसका भाव निकला, करेक्ट। अब जरा आते हैं, जो मुझे बताना है इसमें ये बताना है आपको कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अब पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस किन किन चीज पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन, तो रटना नहीं है बस, रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। आगे दो लाइन और लिख देंगे, इफ रेसिस्टेंस इफ लेंथ इंक्रीजेज देन रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज देन रेसिस्टेंस डिक्रीजेज। आंसर कंप्लीट। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, रेसिस्टिविटी पे बेटा, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी पे। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है। मैं आंसर सीधे लिखता हूं, टाइम भी बच जाएगा, और उसी पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये दिख रहा है? चलिए मैं यहां पे लिखता हूं रेसिस्टेंस, और रेसिस्टिविटी इसी पे एक्सप्लेन कर दूंगा। रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंट रेसिस्टिविटी में बहुत माइन्यूट फर्क है। क्या का फर्क है? पहला, रेसिस्टेंस क्या है बेटा? सॉरी, रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस किस चीज का गुण है? मैं बोलूं तो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। और किस तरह का गुण है? उसका गुण है विरोध करना। प्रधानमंत्री चाहे जो बिल लेके आ जाए, अपोजिशन विरोध करता ही करता है, वो सभी के साथ है। ये नहीं कि इस समय वाले या उस समय वाले का। तो उनका किसका है? सदन का कैरेक्टर है, पार्लियामेंट के मेंबर्स का कैरेक्टर है। किसका? अपोजिशन वाले का, कि एक जो काम करेगा उसका दूसरा अपोजिशन विरोध करेगा। तो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज, किसका अपोज करेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज, टू ओ डबल पी, अपोज क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला तो यही लिख देंगे, आंसर ये हो गया। और रेसिस्टिविटी में क्या होती है? ध्यान देना बेटा, एक मैं कंडक्टर बनाता हूं, ये मेरा कंडक्टर है, इनका कैरेक्टर क्या है? कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उनका विरोध करना, रेसिस्टेंस का। अब रेसिस्टिविटी क्या है बेटा? एक कंडक्टर मान लो ये कॉपर से बना है या एल्यूमिनियम से बना है, मटेरियल का बना है ना, अभी बताया था ना किस इफेक्ट का? मटेरियल का। तो ये जिस मटेरियल का बना है, ध्यान से देना, रेसिस्टेंस का क्या है? कि एक प्रॉपर्टी है कि सर्किट में करंट फ्लो होगा उसका अपोज करना। और रेसिस्टिविटी में क्या होता है कि ये ऑफर करती है मटेरियल पर यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ। फिर से जैसे मैंने कहा, एक मोटा ले लिया मैंने वायर, बात वही है। तो यहां पे क्या है बेटा? लेंथ। और यहां पे क्या है? ए, ये ए है। तो ये पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट मतलब नाप के, किसका पर यूनिट लेंथ? मटेरियल का, जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है। तो कंडक्टर के पर यूनिट, मटेरियल पर यूनिट, जिस मटेरियल से बना है, कंडक्टर नहीं, कंडक्टर जिससे बना है, कॉपर से बना है तो कॉपर की बात कर रहा हूं, तार की बात नहीं कर रहा हूं। एल्युमिनियम से बना है तो एल्युमिनियम की बात कर रहा हूं, तार की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस, इसमें क्या करता है? रेसिस्टेंस ऑफरिंग मटेरियल पर यूनिट ऑफ लेंथ एंड पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पर यूनिट, इस लेंथ में पर यूनिट, और क्रॉस सेक्शनल में भी क्या होता है बेटा? पर यूनिट। एक यूनिट में किसका? मटेरियल का। एक यूनिट एरिया में और एक यूनिट लेंथ में कितना रेसिस्टेंस हो गया, कितना रेसिस्टेंस हुआ? फिर समझिए, इसमें पूरे में रेसिस्टेंस की बात मैंने कर रहा किया, और यहां पे जब रेसिस्टिविटी का मतलब थोड़ा सा और तगड़ा, आप बोलो कि आप एक्शन कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, और मैं कहूं कि आपकी एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से क्या बोले? इफिशियंसी की बात आ गई।
कि कितने समय में एक्टिविटी पूरा कर देंगे, तो कोई ना कोई लिमिट लगानी पड़ेगी ना, सेकंड की, मिनट की। वैसे ही रेसिस्टेंस जो एक गुण है कंडक्टर का, लेकिन रेसिस्टिविटी मटेरियल का है कि जिस मटेरियल कॉपर से बना है, तो उस कॉपर का एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट क्रॉस सेक्शन में, एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट क्रॉस सेक्शन में कितना रेसिस्टेंस हो रहा है, एज ए होल नहीं, पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन में किसके, कंडक्टर के कितना रेसिस्टेंस हो रहा है, वो है रेसिस्टिविटी। ठीक है, और आगे समझाएंगे। तो रेसिस्टेंस लिखता हूं मैं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी में क्या, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफरिंग, ऑफरिंग मतलब एक भाषा है, लैंग्वेज है कि ये क्या बताता है, ये क्या ऑफर करता है, क्या करने की कोशिश करता है। ऑफरिंग मटेरियल, मटेरियल पर यूनिट ऑफ लेंथ, पर यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ एंड पर यूनिट PER, पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कंडक्टर, कंडक्टर। करेक्ट। चलिए दूसरा क्या, दोनों में डिफरेंस पूछता है, रेसिस्टिविटी पूछेगा तो ये डिफिनेशन, रेसिस्टेंट ये बातें आ जाएगी, और दोनों अंतर पूछेगा तो ये पूरा एज ए होल आ जाएगा। दूसरा इसका R इक्वल टू रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो, रेसिस्टेंस होता है रो L अपन ए, रो इंटू L अपन ए। कैसे मैंने लिया बेटा, अभी मैंने बताया था कि R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L के। एक बताया कि A का R और है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A को, दोनों को मिलाया था मैंने, आर एल अपन ए लिखा था ना, यही था। तो इस कांस्टेंट को जब हटाओगे ना बेटा, तो आर इक्वल टू, जब कांस्टेंट हटेगा तो रो आएगा, रो इंटू एल अपन ए, आर एच ओ। तो ये क्या है, रेसिस्टिविटी है। रो क्या है, वही रेसिस्टिविटी बताएगा, आर क्या है, रेसिस्टेंस है। तो इसका फार्मूला होता है ये, और इनका क्या फार्मूला होता है, रेसिस्टिविटी का ये हो गया ना, तो इनका फार्मूला होता है आर इंटू ए अपन एल। रटना है क्या, नहीं रटना है, यहीं से आ जाएगा। आप देखो ना, आर इक्वल टू रो है, तो आपको निकालना है ये निकालना है ना रो, तो रो इक्वल टू इसके साथ जितने हैं वो नीचे चले जाएंगे आर के, तो आर के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एल अपन ए, नीचे वाला डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, आर इंटू ए, और एल नीचे रह जाता है। करेक्ट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, तो रटना नहीं है, यहीं से आ गया है। तो एक तो ये अंतर है कि इनका रेसिस्टेंस में ऐसे निकालते हैं और रेसिस्टिविटी में फार्मूला ऐसे यूज होता है। तीसरा क्या अंतर है बेटा, तीसरा क्या डिफरेंशिएशन, कि इनका सिंबल आर होता है और इनका सिंबल क्या होता है, रो होता है, आर एच ओ, क्या होता है, आर एच ओ। समझ में आए। और चौथा क्या अंतर है कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड मैंने अभी बताया था ना, ये डिपेंड किस पे करता है, ये लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन पे, ये किस पे, LENGTH, ये लेंथ पे डिपेंड करते हैं, और ये क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बताया था ना क्या है, किसी तार को काट दो तो उसका मुंह, कटा वाला मुंह क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। और किस पे मैंने बताया था कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज होती है। और इनके में चौथा क्या है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। ध्यान रखना, मैंने बताया था ना कि मटेरियल के नेचर पे, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, और भी कुछ आपको याद आता हो, हाँ एसआई यूनिट, इस इनकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, ओम, OHM, ओम, और इनकी एसआई यूनिट होती है ओम, OHM, मीटर, या सिंबल में लिखो ओम और ऐसे METER, या ओम एम लिख दो और इनको लिख दो चाहो तो OHM, बात एक ही है। ये मोटा मोटी मुझे जो डिफरेंस समझ में आया, ये बात आई। करेक्ट। आइए थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ते हैं, अब कुछ दम नहीं है चैप्टर में, ठीक है, इस टॉपिक में यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन देखो यहां से बनेगा कि रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, यहां से काट दो। ठीक है, पूछता है कि रेसिस्टेंस क्या है, ये सारा लिख दो। पूछता है रेसिस्टिविटी क्या है, सारा लिख दो। पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों को लिख दो, सामने सामने। बात समझ आ गई। अब एक चीज मैं बताऊंगा बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो झपकी लेना, न तो मेरे से कांटेक्ट करना, कहोगे तो ब्रेक कर दूंगा। कंटिन्यू करूं एवरीबॉडी, कंटिन्यू करूं, बोलो भाई, रिस्पॉन्ड क्या है। ठीक है, चलिए बेटा थोड़ा सा पानी पी लेना।
अब मैं ये बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको मजा आएगा, ठीक है ना। एक बात बोलूंगा एलिमेंट और एलआई की। बेटा एलिमेंट और एलआई में क्या फर्क है, लेकिन इससे पहले ओम्स लॉ में एक चीज छूट गया, मैं बता दे रहा हूं। ओम्स लॉ का यूज कहां है, रोल क्या है, ये अभी तक क्या था, सब ओम्स लॉ की बातें हुई, ठीक ना। तो एक आपके क्वेश्चन में पूछता है, अब मैं चाहूं तो मिटा दूं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रटना नहीं है, ये ध्यान रखना, आपको रटना नहीं है। रटेंगे टॉपर बन सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि बेरोजगार बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, गारंटी नहीं भाई, इसे बदुआ नहीं दे रहा हूं, चांसेस एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूं। रोल ऑफ ओम्स लॉ, रोल ऑफ OHM लॉ, ओम्स लॉ। देखो बेटा कुछ भी पढ़ो उसका प्रैक्टिकल देखो। अभी बक मैंने किया कि V इक्वल टू IR ओम्स लॉ बताए थे, R कांस्टेंट था, उसको देखे, ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन आया, वो क्या था, किसको रिप्रेजेंट किया, स्ट्रेट लाइन, रेसिस्टेंस को, हर पॉइंट पे रेसिस्टेंस बराबर आता है, देखा मैंने। अब देखेंगे कि ये ओम्स लॉ का यूज क्या है, रोल क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में, साइंस में, ठीक है। पहला, कैलकुलेट द पावर, ये क्वेश्चन है, आंसर सुन लो। रोल ऑफ ए, कैलकुलेट, टू कैलकुलेट पावर, पावर को कैलकुलेट करने के लिए, डिटेल में नहीं जाएंगे, तो पावर पढ़ाऊंगा उसमें आएगा। पावर को कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ की जरूरत पड़ती है। टू कैलकुलेट इफिशियंसी, किसकी इफिशियंसी, कंडक्टर की, डिवाइसेस की, जिसमें ये वायर यूज होता है उस डिवाइस की। और थर्ड, आप भी कुछ बोलो, थर्ड, मेजर करंट एंड वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, टू मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट, टू मेजर, SUR, टू मेजर करंट, ऐसे कर दूं, क्या मेजर करता है, CURRENT। दूसरा क्या मेजर करता है, वोल्टेज। तीसरा क्या मेजर करता है, रेसिस्टेंस। और कुछ आपको याद रहे क्या, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, और किस चीज का, ये किसका मेजर करता है, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, एलिमेंट का, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, CUIT। ये क्या मेजर, किसका, एलिमेंट ऑफ सर्किट। तो ये आपके आंसर हो गए। पूछता है रोल ऑफ ओम्स लॉ टू कैलकुलेट पावर, किसका पावर, करंट की पावर, सर्किट का। टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, टू मेजर करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज योर आंसर, करेक्ट। आइए अब मुझे जो बताना है, अभी छोड़ेंगे नहीं, चिंता न करना, अभी लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सम अप होगा इसका बेटा, अंत भला तो सब भला। इतना मैंने मेहनत किया इलेक्ट्रिसिटी में, उसका कचरा मत करना आप लोग प्लीज। एक वर्ड जान लो, एलिमेंट और एलॉय में क्या फर्क है। एलिमेंट से ही तो सब कुछ बना है, एलिमेंट मेटेरियल ही तो है, कंडक्टर किससे बना है, एलिमेंट से। तो एलिमेंट क्या है, आपने पढ़ा है 8वीं में, छोटी क्लास में, कि काइंड ऑफ एटम, एटम से मिलकर तो सब कुछ बना है, सब कुछ तो एटम ही है, कण कण में भगवान है ना, ठीक है। चलिए, तो काइंड ऑफ एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन। मैं सेम नंबर, एटम एलिमेंट किससे बना है, सेम चीज से, सेम मॉलिक्यूल से, सेम एटम से। जैसे मैं कहूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O+O O2 है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, O+O, एक एटम O, एक प्लस एटम O, तो दोनों ऑक्सीजन एक ही बिरादरी के हैं ना दोनों, तो O2 बना। बोलिए, एटम एक O लिया मैंने, प्लस दूसरा एटम O लेकर जोड़ा, दोनों O ही हैं, तो सेम काइंड ऑफ एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन, दो ऑक्सीजन को मैंने जोड़ा बेटा, ऐसे समझो, प्लस O, क्या बना, O2 बना। तो इसमें जितना प्रोटॉन होगा और जिसमें जितना प्रोटॉन होगा वही नहीं इसमें होगा, ये मैं कह रहा हूं। तो काइंड ऑफ एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना, 8 है, तो सभी एटम में 8 है, इसमें 8, इसमें 8, करेक्ट, इसमें आकर 16, ये कहने का मतलब है। अब आ जाओ एलॉय, गाड़ी खरीदवाते हो पापा से बाइक, कहते हो कि पापा हमको कौन सी बाइक पहिया वाली चाहिए, कौन सी व्हील चाहिए, एलॉय व्हील। और डैडी भी आप कम शौकीन थोड़े होते हैं, कहते हैं कि आज के जमाने में जमाना है एलॉय व्हील का, कार खरीदेंगे तो पूछते हैं डीलर से, इसमें एलॉय व्हील आता है कि नहीं आता है,
तो क्या है एलॉय और एलिमेंट? एलॉय एक बहुत ही मजबूत चीज का नाम है बेटा, और एलिमेंट में मैंने बताया कि सेम मटेरियल है ना, सेम एटम है, लेकिन एलॉय में सेम नहीं होंगे। एक अगर कॉपर होगा, दूसरा आयरन होगा। एक अगर कोई स्टील होगा, एक गोल्ड होगा, तो एक सिल्वर होगा। एक एटम गोल्ड का, एक एटम सिल्वर का, दोनों को मिक्स करके जो बनता है वो एलॉय है। तो एलॉय क्या हुआ? व्हेन मेटल कंबाइंड, यहाँ पे व्हेन मेटल कंबाइंड एज सेम, और उसमें एलॉय में क्या है कि मेटल कंबाइंड नॉट सेम, डिफरेंट डिफरेंट मेटल कंबाइंड देन कंस्ट्रक्ट एलॉय। व्हेन मेटल कंबाइंड विथ वन और मोर, कैसा? अदर एलिमेंट, वन या मोर अलग अलग एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, then termed as alloy. What is alloy? When metal consists different different atoms, different different elements. जैसे परिभाषा बना दो, when metal combined one or other element, और एलिमेंट क्या है? सेम तरह के एटम। एलॉय क्या है? डिफरेंट तरह के एलिमेंट, ये अंतर है। अब आ जाओ, मैं एग्जांपल लिखता हूं फटाफट, एग्जांपल लिखता हूं फटाफट। कहां गए भाई ब्लू कलर का? यस, ये छुपा हुआ। चलिए मैं कुछ आपको कंडीशन देता हूं और बड़ा समझना एलिमेंट में और उसमें क्या फर्क है, एलिमेंट में और किसमें? एलॉय में। ठीक है, एलिमेंट की समझना, एलिमेंट को तो बता दिया सेम तरह के एलॉय, ए डबल एलॉय। क्या फर्क है? मैंने कहा कि एक तरह के एलिमेंट नहीं चलेगा, अलग अलग। तो कैसा एलिमेंट? अगर एक हमने कॉपर लिया Cu, तो एक रहेगा गोल्ड। इन दोनों मटेरियल तो है, दोनों मेटल को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, इसकी बात कर रहा हूं। तो दोनों मिक्स करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? रेड गोल्ड। ये क्या है बताऊंगा, रेड गोल्ड। अगर मैं सिल्वर और कॉपर को ऐड कर दूं, सिल्वर, ये कॉपर है बेटा, लिखूं पूरा चाहे सी लिख दो, तो सिल्वर प्लस, क्योंकि तो लैब की चीजें लैब में बना करके रसायनज्ञ ने आपको दे दिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि कॉपर और गोल्ड, मैंने कहा कि जब गोल्ड और कॉपर मिलाओगे तो रेड गोल्ड बनता है। और गोल्ड और सिल्वर की बात सिल्वर कॉपर कर दे कोई बात नहीं, सिल्वर और कॉपर करेंगे तो स्टर्लिंग बनेगा। सिल्वर क्या बनेगा? STERLING, स्टर्लिंग सिल्वर। और अगर मिलाए तो गोल्ड और सिल्वर तो व्हाइट गोल्ड, सिल्वर और प्लस गोल्ड, गोल्ड, तो ये क्या बन जाएगा? व्हाइट गोल्ड। और बेटा ये सारे के सारे क्या है? ये एलॉय है, सारे एलॉय है। तो एलिमेंट मजबूत कि एलॉय? एलॉय मजबूत, एलॉय मजबूत। आयरन और कार्बन देखो बहुत टफ है। आयरन IRON, आयरन और CORBON, कार्बन को ऐड कर देते हैं तो बेटा यही स्टील बन जाता है, बहुत ही हार्ड मेटल, ये स्टील बन जाता है। इसकी ये स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगेस्ट बोलूंगा मैं बोलूंगा स्ट्रांगेस्ट। किसमें स्ट्रांगेस्ट? एलॉय में, और चीज में नहीं, एलॉय में। अभी देखेंगे। तो मैं पूछूं कि नेचुरल रूप से स्ट्रांगेस्ट मटेरियल क्या है? मेटल। नेचुरल सबसे स्ट्रांगेस्ट है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। और मिक्स करके नेचुरल जो नहीं है कौन सा है? स्टील। और मैं बोलूं हार्ड मेटल कौन सा है? हार्ड मेटल एलॉय नहीं, हार्ड मेटल, तो क्या बोलेंगे? क्रोमियम। और स्ट्रॉन्ग एलॉय स्टील। ये लेक्चर को पॉज करके लिख लेना फिर से, हार्ड मेटल क्रोमियम, और स्ट्रॉन्ग एलॉय स्टील, और मोस्ट यूजफुल स्ट्रॉन्ग मेटल टाइटेनियम। रिपीट कर दो फिर से, हार्ड मेटल क्रोमियम, स्ट्रॉन्ग एलॉय स्टील, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल हार्ड के रूप में कौन है? टंगस्टन। और नेचुरली रूप में पाया जाने वाला सबसे हार्ड क्या है? मेटल टंगस्टन। बात समझ में आई? चलिए एक कहानी हुई। अब थोड़ा सा फटाफट सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो। एवरी कंडक्टर हैज डिफरेंट रेसिस्टिविटी। जितने तरह के कंडक्टर होते हैं वो सबकी अपनी रेसिस्टिविटी होती है। पॉलीकैब का तार लोगे, उसकी रेसिस्टिविटी वो उसमें लिखा रहता है कितना रहती है। हैवेल्स का लोगे अलग अलग, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल पे, जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है, नॉट कंडक्टर, जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है। तो सब कंपनी अपना अलग अलग तरह की मटेरियल, अलग अलग तरह की चोरी, बात समझ में आए? ये इस पर डिपेंड करता है। और पतला तार हो या मोटा तार हो,
पतला तार होगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कि जब पतला तार होगा बेटा, जितना पतला तार उतना रेसिस्टेंस, जितना जितना पतला तार उतना उसका रेसिस्टेंस। अगर मैं कहूं कि थिक ले लूं, मोटा तार ले लूं, तो मोटा तार लेंगे तो लेस रेसिस्टेंस होगा क्योंकि उसकी एरिया ज्यादा है, फार्मूले को मैंने समझाया था। बट पतला मोटा तार तो देखा आपने, लेकिन रेसिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। रेसिस्टिविटी आप पतला तार हो या मोटा तार हो, दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि रेसिस्टिविटी डिपेंड अपॉन मटेरियल। बात समझ रहे ना, मटेरियल। अच्छा, रेसिस्टेंस अलग अलग होगा, रेसिस्टेंस अलग, हाँ मोटा पतला तार में रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, बताया था ना कि पतला तार में रेसिस्टेंस ज्यादा, मोटा में रेसिस्टेंस कम। लेकिन पतला तार हो या मोटा तार हो, रेसिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि रेसिस्टिविटी इंडिपेंड, वो डिपेंड नहीं करती है पतला मोटा तार पे, वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। जो मेटल जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल पे, इसलिए मोटा पतला से उसका लेना देना नहीं है, उसका अपना कैरेक्टर है, जिस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करती है। करेक्ट। अच्छा, जो ओम्स लॉ पढ़े हो बेटा, इसके लिमिटेशन क्या है, लाभ तो पढ़ लिया आपने, पावर इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, इफिशियंसी कर लेंगे, टेम्परेचर को कैलकुलेट, रेसिस्टेंस को, वोल्टेज को, करंट को, क्या नहीं कर सकते हो इसे, नॉट अप्लीकेबल यूनिलेटरल नेटवर्क। जो यूनिलेटरल नेटवर्क होते हैं ना, इसे बोला डायोड, नाम सुने हो, डायोड और ट्रांजिस्टर 12th में पढ़ोगे, बस जान लो डायोड और ट्रांजिस्टर पे लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट चाहिए, वहां टेम्परेचर से मतलब है। और किस पे लागू होता है, वो जो नॉन लीनियर नेटवर्क है। नॉन लीनियर नेटवर्क का मतलब कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही तरफ धारा प्रवाह करती है, एक ही तरफ करंट होती है, वैसा नहीं चाहिए नॉन लीनियर, उस पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे थायरिस्टर, इसको मतलब नहीं, मैंने बता दिया थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए। रेसिस्टिंग ऑफ कंडक्टर, एक चीज देख लो, तो मैं पूछूं कि कंडक्टर का रेसिस्टिविटी किससे ज्यादा कौन, किससे ज्यादा कौन, किससे ज्यादा कौन होता है, बताओ। तो एक मैं मैथमेटिकली बताता हूं कि जो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की सबसे कम होती है, उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद किसकी होती है, एलॉय की, और उसके बाद किसकी होती है, इंसुलेटर की। यानी कि सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इंसुलेटर की। आप जानते होंगे उसमें बहुत सारे अपोजिट फोर्स लगते हैं, इसलिए तो कंडक्टर नहीं है। उसके बाद किसका होगा, एलॉय का, उसके बाद किसका होगा, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं बता दूं, जो रेसिस्टेंस को हम लोग बड़ा बुरा मानते हैं ना, कि बहुत बेकार है, अपोज करता है, बढ़िया कंडक्टर नहीं होने देता, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने देता, बेटा कुछ लाभ भी है। आयरन करते हो ना, इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें क्या है, ऐसे ही उसमें सर्किट होती है, वायर होता है, कंडक्टर होता है, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, यानी बहुत गर्म होता है, लेकिन जलता नहीं है, ब्लास्ट नहीं करता, बहुत गर्म हो, उसी की गर्मी से तो आयरन करते हो। तो वो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि एटम, उसको इलेक्ट्रॉन को काम करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, एंटी फोर्स बहुत ज्यादा हुआ, कोलिजन बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए गर्म होता है, तो आयरन काम करता है। हेयर ड्रायर मम्मी का यही कंसेप्ट है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और टोस्टर में, टोस्टर होता है ना बनाने वाला, उसमें भी यही कंसेप्ट है ना। तो टंगस्टन कहाँ यूज होता है, मैं पूछूं तो ये सिर्फ कहाँ यूज होता है, फिलामेंट में, ये पढ़े होंगे आप, एक थोड़ा सा छोटे छोटे टिप्स है ना। चलिए अब मैं जो बताने चल रहा हूं बेटा, कि रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी तो बता दिया मैंने, बाकी चीजों को कर दिया। एक बात आई कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, लास्ट यही बता रहा हूं, थोड़ा सा झेल लो, अभी तक मुझे झेला, अभी फिर झेल लो। इंसुलेटर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, करंट फ्लो नहीं कर सकती। कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो कर सकती है ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा सेमी कंडक्टर है, बीच का, ना तो वो इंसुलेटर है और ना तो बढ़िया कंडक्टर है, रो रो के हैं, बहुत धीरे से, बहुत कम सप्लाई उसमें आती है। इंसुलेटर बिल्कुल सप्लाई नहीं, और सेमी कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर बिल्कुल सप्लाई नहीं, और कंडक्टर नहीं, सेमी कंडक्टर। कहते हो ना किसे, भाई थोड़ा सा लो क्वालिटी का हमें आइटम दे दीजिए, यानी कोई आइटम बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। तो इंसुलेटर में बिल्कुल सप्लाई नहीं, सेमी कंडक्टर में थोड़ा सा ठीक है। और थोड़ा सा ठीक का मतलब कि थोड़ा ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। और सुपर कंडक्टर की बेटा बात ही मत पूछो, उसमें कोई अपोजिट फोर्स, रेसिस्टेंस होता ही नहीं है। होता भी है तो टेंस टू जीरो, नियर टू जीरो, तो उसको नेग्लेक्ट करके कहते हैं कि सुपर कंडक्टर में कोई रेसिस्टेंस
नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन आराम से फ्री फ्लो करते हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई रेसिस्टेंस उनका अपोजिट फोर्स नहीं होता है। तो ये कहानी रही सुपर कंडक्टर की। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, जरा एक बार कर लेते हैं। सुपर कंडक्टर में फ्री फ्लो होते हैं, उसमें रेसिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं होता। तो जितने हाई लेवल की चीजें हैं उसमें सुपर कंडक्टर का यूज होता है। घरों में सुपर कंडक्टर का यूज नहीं होगा, बहुत महंगा पड़ेगा, घर के बराबर से भी ज्यादा के उसकी कीमत हो जाएगी तार की। एक चीज मैं बता दूं बेटा, रेसिस्टेंस और एक रेसिस्टर वर्ड आएगा। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टर का जरा देख लो कैसे फिगर होती है, ऐसे बने होते हैं, इस तरह के रेसिस्टर होते हैं। तो ये क्या है, यानी कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टर में क्या अंतर है। रेसिस्टेंस तो बेटा एक गुण है ना, किसका गुण है, अपोजिट फोर्स करने का। और कंडक्टर का, ये कंडक्टर का एक गुण है, उसमें होता है कुछ ऐसे होते हैं एटम जो विरोध करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भारी पड़ते हैं अल्टीमेटली बैटरी की वजह से, सेल के पावर के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वजह से। जितना बोलूंगा उतने क्वेश्चन मुझसे निकलेंगे, ठीक है। तो और ये रेसिस्टर लगा रहता है, रेसिस्टर क्या काम है इसमें, जो देखो भाई रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या फर्क है। एक मैं सर्किट बनाता हूं फटाफट, ये है रेसिस्टेंस, ये है बैटरी, करेक्ट। चलो मान लो इसका पावर जितना हमने फिक्स कर दिया, क्या रेसिस्टेंस का यूनिट होती है, मान लो 2 ओम। तो यहां से लेके यहां तक सब ये 2 ओम ही होंगे। इसका टेम्परेचर मैं वायर को बढ़ाऊं चाहे ना बढ़ाऊं, वोल्टेज बढ़ाऊं चाहे ना बढ़ाऊं, जितना इनका करेक्टर दे दिया गया पावर उतने ही काम करेंगे। ये पावर में बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया तो 4 ओम नहीं हो जाएगा। 4 ओम का मतलब आर, और आर का मतलब रेसिस्टेंस, यानी जो करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट आते आते कुछ ये करंट को रोक देता है ना, ठीक है ना, वो उसको विरोध करने की कोशिश करता है। हालांकि जितना यहाँ करंट है उतना यही है, ठीक है। रेसिस्टेंस का यूज होता है ना जब वोल्टेज को डाउन करना होता है ना, पावर को कम करना होता है। तो रेसिस्टेंस ये है कि 2 ओम है तो 2 ओम है, लेकिन जो रेसिस्टर है बेटा वो कंडक्टर हुज फंक्शन सर्किट टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कि सर्किट में अगर मैं रेसिस्टर को लगा दूं तो स्पेसिफिक काम के लिए ही होता है, जिसका जितना उसका फंक्शनिंग आप तय कर देंगे उतने ही काम करता है। तो रेसिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, हमने एक जनरल आइडिया दे दिया कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टर में क्या फर्क है। एक बार मैं समअप करूं, ओम्स लॉ आपका यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। ओम्स लॉ में क्या क्या सीखा आपने। अब हाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट प्लीज। अब मैं एक वर्ड बोलूंगा कंडक्टर को, मैं एक कंडक्टर बनाता हूं, मैं इसको बोलूंगा, इसको बेटा बोलूंगा, देखो इसको मैं लिख दूंगा क्या, OHMIC, ओमिक। अब मैं बोलूंगा कौन सा कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में हमारे सिलेबस में एकेडमिक में जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो किस कंडक्टर की बात की है हम लोग, ओमिक कंडक्टर को। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि V = I × R, आर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट, तभी तो ओम्स लॉ बना। जहां टेम्परेचर बिगड़ा तो ओम्स लॉ बेकार। तो हम ऐसे कंडक्टर की बात पढ़ रहे हैं जो ओमिक हो, और ओमिक बोले तो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब कि वोल्टेज बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की क्षमता कम होगी तो करंट भी कम होगी। और ये किस आदर्श सिचुएशन में, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो, यानी कि वायर का टेम्परेचर एक जगह अधिक कम ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर और रेसिस्टेंस ना हो, तो ओम्स लॉ की कंडीशन। तो ऐसे बिहेवियर, ऐसा कंडक्टर जिसका बिहेवियर हो कि वोल्टेज बढ़े तो करंट ज्यादा सप्लाई कर दे, वोल्टेज कम करूं तो करंट कम सप्लाई करे, और उसका रेसिस्टेंस हर जगह बराबर हो, अभी देखा था। तो जिस कंडक्टर में ऐसा गुण होता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। तो हम जो पढ़ रहे हैं इसमें ओमिक कंडक्टर की बात पढ़ रहे हैं, नॉन ओमिक की नहीं। तो नॉन ओमिक क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ क्या है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज बढ़ाओ करंट, वोल्टेज घटाओ करंट घटेगी, और रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इस बात को, जो सेवा शर्त को पूरा नहीं किया कंडक्टर, तो वो ओमिक नहीं है। और करंट फ्लो किसमें होती है बेटा, ओमिक कंडक्टर में। आज के बाद मैं क्या बोलूंगा, ओमिक कंडक्टर है कि नहीं, ओमिक कंडक्टर है कि नहीं, नहीं तो ओमिक, नॉन ओमिक, और है तो ओमिक। तो घरों में जो आपको वायरिंग यूज होती है वो कौन सा कंडक्टर है, ओमिक है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। वोल्टेज बढ़ा तो आपके
डिवाइसेस तेज चलने लगते हैं, पंखा तेज चलने लगता है, वोल्टेज कम हुआ तो पंखा स्लो हो जाता है। यही तो ओम्स लॉ है ना। तो जो फॉलो करेगा कंडक्टर ओम्स लॉ को, ओमिक, हम पढ़ रहे हैं ओमिक घरों में यूज होता है, ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर नहीं हो जाता है। एक लास्ट में कहो तो बता दो जबानी यार जब तक मन नहीं भरता पढ़ाने से। चलो एक चीज छोटी सी बता देता हूं। जैसे मैंने बताया था पॉजिटिव कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो मिली कूलम और माइक्रो कूलम की बात किया था। इसी तरह से एम्पियर में भी होता है, एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में 10 टू दी पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो में 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। बस इसी के साथ इतनी श्री, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। कोई डाउट हो बेटा कहो तो मैं अपना माइक्रोफोन हटाऊं, आप पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है, माइक्रोफोन निकाल दिया, इनएक्टिव कर दिया, आप क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, जहां लिखना हो चैटिंग में लिख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना अपने क्वेश्चन को। कुछ मैं व्हाट्सएप पे डालता हूं, उसको पढ़ा करना। किसी के पास कोई क्वेरीज है? बताओ अंकित जी। मेटल है बेटा, ये नेचुरल मेटल है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट नेचुरल होते हैं। उसको ये नहीं कह सकता हूँ क्या है, वो नेचुरली रिसर्च चीज है, एलिमेंट है वो। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, कुछ एलिमेंट उसमें दिखे रहते हैं जो नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है। तो ये एलिमेंट है और नेचुरल एलिमेंट है। और कोई डाउट? और किसी शरीफ बच्चे को कोई डाउट? बाउंस बेटा, आज की क्लास बाउंस तो नहीं गई? आया? अच्छा चलिए, कल हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही, जिसमें आप लोग दिलचस्पी रखते हो, सीरीज की बात करेंगे। सीरीज की बात कर लेंगे, पैरेलल की बात करेंगे। किसमें? रेसिस्टेंस का। किसमें? सर्किट में। अब तो सर्किट सुन सुन के पक गए होगे ना आप लोग, बोलो। चलिए तो विदा लेते हैं, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।